हिंदी के भगीरथ साहित्यकार की कार्यक्रम श्रृंखला की इस नवीन कड़ी में हिंदी भाषा एवं साहित्य के सुपरिचित हस्ताक्षर प्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम के इस द्वितीय भाग में उनकी सर्जनात्मक कृतियों पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित चर्चा है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम की रोचक प्रस्तुति के लिए कतिपय स्थलों पर सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता का सहारा लिया गया है। ये कार्यक्रम उन सभी छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं सामान्य जन के लिए समान रूप से उपयोगी है जो प्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने समझने में रुचि रखते हैं। नमस्कार। हिंदी के भगीरथ साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र विषयक कार्यक्रम के इस द्वितीय भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के प्रथम भाग में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व पर चर्चा की थी। कार्यक्रम के इस द्वितीय भाग में संप्रति इनके कृतित्व पर चर्चा अभीष्ट है, तो फिर देर किस बात की? आइए हम हिंदी के भगीरथ साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व संसार से परिचय प्राप्त करते हैं। बुआ जी, आपको याद है ना, कल आपने हमसे कहा था कि आप हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में बताएंगी। याद है ना आपको? हाँ बुआ जी, मैं तो उनके नाटकों के बारे में जानने को बड़ा इच्छुक हूँ। वो क्या मजेदार सा नाम था उनके नाटक का? अंधेर नगरी। हाँ, अंधेर नगरी। आप बताइए ना उसके बारे में। हाँ भाई, बताऊंगी उनके नाटकों के बारे में और साथ ही साथ उनकी कविताओं, लेखों और अन्य रचनाओं के बारे में भी हम यहाँ संक्षेप में ही सही पर चर्चा तो अवश्य करेंगे। अरे वाह, फिर तो आनंद आ जाएगा। वैसे बुआ जी, उन्होंने नाटक तो और भी लिखे हैं ना? हाँ राकेश, अंधेर नगरी, चौपट राजा के साथ साथ उन्होंने ऐसे ही चर्चित 10 नाटक और लिखे हैं। इनमें सन 1871 में प्रकाशित वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति उनका पहला प्रहसन था। उनकी ये कृति भी खूब चर्चित रही। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में नाटककार भारतेंदु ने मांसाहार करने वालों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। सन 1880 में नाटककार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा की रचना की। भारतेंदु इसमें अपनी व्यंग्यात्मक दृष्टि से देश की दुर्दशा के कारणों की पड़ताल करते हैं। सन 1881 में उनका चर्चित नाटक अंधेर नगरी प्रकाशित हुआ। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा एवं अंधेर नगरी, इन 3 प्रहसनों के अलावा उनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं भारत जननी, नील देवी, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, विषस्य औषधम, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगनी आदि आदि आदि। बुआ जी, आप तो हमें सबसे पहले अंधेर नगरी इस नाटक के बारे में बताइए। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों बाद आज भी वो खूब चर्चा में है? सच कहा तुमने। अंधेर नगरी प्रहसन ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की कीर्ति को बहुत फैलाया। इस प्रहसन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कथ्य देशज भाषा में बड़ी साफ गोई से अपनी बात करते हैं। इस प्रहसन में हास्य व्यंग्य की शैली में अंग्रेजी शासन व्यवस्था और कुरीतियों पर कठोर प्रहार किया गया है। चना जोर गरम, अरे चना ले लो भाई चना, अरे चना बनावे खासी राम, जिसकी झोली में दुकान, चना बनावे खासी राम, जिसकी झोली में दुकान। अरे चना चुरमुर चुरमुर बोले, अरे चना चुरमुर चुरमुर बोले, अरे बाबू खाने को मुंह खोले। हाँ, चना जोर गरम।
अरे चना खावे तो कीमन बोले अच्छा चबे ना। अरे चना खावे गुफरून मुन्ना बोले अब कुछ और नहीं सुनना। ए चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे भाई, आटा क्या भाव? बाबा टका सेर, और चीनी वो भी टका सेर, और घी? घी भी टके सेर मिलता है यहाँ। सब टका सेर? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा मैं। महाराज क्यों झूठ बोलोगे? माई, हाँ बाबा, भाजी क्या भाव? टका सेर। हाँ, तुरई, साग, धनिया सब हाँ, टके सब टका सेर। सेर। बाबा, बड़ा ही आनंद है। भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? अरे बाबा जी, लडुआ, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टका सेर। बच्चा कहीं मस्खरी तो नहीं कर रहा है? सचमुच सब टका सेर? हाँ बाबा जी, इस नगरी की चाल यही है, सभी चीज टके सेर। बच्चा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर का। अरे बाबा जी, जो लेना देना हो सो लो और दो। अरे बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। 3.5 सेर मिठाई दे दो। अबे तो बाबा जी। सब गुरु चेला मिलकर आनंद पूर्वक खाएंगे और छक जाएंगे। बाबा जी, लो बाबा जी, ये लो कमंडल। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। वाह, मजा आ गया। अब समझ में आया कि अंधेर नगरी इतना लोकप्रिय क्यों रहा। लोग आज भी उसे इतना क्यों पूछते हैं। अच्छा बुआ जी, भारत दूरदर्शा ये भी तो उनका चर्चित नाटक है ना? हाँ रमा, भारतेंदु का ये नाटक भी बहुत चर्चित हुआ। भारतेंदु ने आलस्य, रोग, सत्यानाश, मदिरा, अंधकार, भारत दुर्देव आदि पात्रों के माध्यम से भारत दुर्दशा के कारणों की गहन पड़ताल की है। इस प्रहसन का आज भी खूब मंचन किया जाता है। मुंह पर डरावना मुखौटा लगाए सत्यानाश नाच रहा है, गा रहा है। हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं हम राजा के पास, धर कर हमने लाखों ही भेष, किया चौपट ये सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होकर जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हालांकि चंगे से तैमूर, हमारे हैं सब अदना सूर, दुर्रानी अहमद नादिर शाह, फौज की मेरी तुच्छ सिपाह। हम में है तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब, करेंगे सबको आज खराब। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक नाटकों की रचना करी। इनमें उनका बहुत अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके अलावा भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा, विषस्य विषम औषधम और जैसे अनेक नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से भी हिंदी में नाटक अनुवाद करे। संस्कृत के नाटक कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर और सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है उनका मुद्रा राक्षस, उसका उन्होंने अनुवाद किया। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आओ बेटा आओ, धन्यवाद, बैठो। तो बच्चों,
भारतेंदु के नाटक का नाट्य रूपांतरण तो आप लोगों ने देखा ही होगा। भारतेंदु ने अन्य भाषाओं से कई नाटकों का हिंदी में बड़े ही साफ कोई से अनुवाद भी किया है। उनके द्वारा अनुदित नाटकों में धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस और कर्पूर मंजरी अत्यंत चर्चित रहे। अच्छा बताओ, मैंने अब तक तुम्हें 2 नाटकों के बारे में बताया, कैसे लगे ये नाटक तुम लोगों को? बेहतरीन बहुत बुआ जी, बहुत बेहतरीन। अच्छे। अरे तभी तो उनके नाटकों की आज भी पूछ होती है। पता है, अभी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में भारत दूरदर्शन का मंचन किया गया था। सबको बहुत अच्छा लगा था। सहज, सरल एवं एक प्रासंगिक नाटक। हाँ राकेश, भारतेंदु के नाटकों की यही तो खास बात है। इसलिए आज भी भगीरथ नाटककार भारतेंदु याद किए जाते हैं। हिंदी गद्य की शुरुआत व्यवस्थित रूप से भारतेंदु के आगमन से ही शुरू होती है। और ये बड़ा विलक्षण सत्य है कि हिंदी गद्य के उदय के साथ बहुत सारी चीज़ें भारतवर्ष में दिखाई देती हैं। जैसे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है। एक पुरानी सत्ता जो है, कंपनी सरकार जो है, वो बदल करके एक ब्रितानी सरकार के रूप में आ जाती है। और इसका आज आकलन करें तो लगता है कि ये बाहरी प्रभाव होंगे या अंदर से ये चीज़ उभरी होगी। तो भारतेंदु के संदर्भ में जब हम इसे देखते हैं तो लगता है कि अंदर से उभरी हुई चीज़ है और भारतेंदु इसके पुरोधा थे। वो जब दृश्य जगत में आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने मंडल को एक तरह से परिपुष्ट किया और उस मंडल ने जो लिखना शुरू किया वो हिंदी गद्य की कहना चाहिए कि बहुत बेशुमार चीज़ें लिखी गई और वो एक अमूल्य दौलत है जिसने हिंदी को आगे विकसित होने में मदद की। और जैसा कि माना जाता है कि हिंदी जो है वो अपनी बोलियों से और अपनी दूसरी सहभाषाओं से मिल करके निर्मित हुई। उसके सबसे बड़े पैरोकार जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो योगदान है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद जैसे एकमात्र एक छाया उन्हीं की है जो आगे बढ़ती है। तो कहना ये चाहिए कि भारतेंदु ने बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की नींव डाली वो बड़ी एक मजबूत भाषा के रूप में विकसित हुई और सारे भारत में और आज वो सारे विश्व में स्वीकार की जाती है। अच्छा बुआ जी, आपने हमें उनके नाटकों के बारे में तो विस्तार से बताया, अब उनके कवि रूप के बारे में भी तो बताइए ना। हाँ बुआ जी। देखो रमा, भारतेंदु कवि के रूप में भी अद्वितीय रहे हैं। उनकी कविताओं में जीवन के हमें बहुविध रंग देखने को मिलते हैं। प्रेम, प्रकृति चित्रण के कुशल चितेरे भारतेंदु ने आम व्यक्ति से लेकर खास और यहाँ तक के अपने समय के चर्चित महापुरुषों पर भी बड़ी संजीदगी से लेखन किया है। उनकी काव्य रचनाओं में भक्त सर्वस्व, प्रेम मलिक, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षंड, जैन कौतूहल, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, सतसई, सिंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र आदि प्रमुख हैं। अरे वाह, उन्होंने तो ढेरों कविताएं भी लिखी है। हाँ राकेश, भारतेंदु की कवित्व प्रतिभा अद्भुत, अतुलनीय थी। उन्होंने दोहा, सोरठा, सवैया, गीत, घनाक्षरी, छंद, विहाग आदि सभी में अपनी रचनाएं की। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध गजल हम यहाँ सुनते हैं, जिन्हें वे अक्सर जलसों में सुनाया करते थे। संभवतः ये उनकी प्रिय गजल थी। आ गए सर पर क़ज़ा, लो सारा सामा रह गया, ए फलक क्या क्या हमारे दिल में अरमा रह गया, ए फलक
फलक क्या क्या हमारे दिल में अरमा रह गया, आ गए सर पर क़ज़ा। वाह 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 वाह, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। बाग़बां है 4 दिन की बाग़े अलम में बहार, फूल सब मुरझा गए, खाली बयाबा रह गया, फूल सब मुरझा गए, खाली बयाबा रह गया, आ गए सर पर क़ज़ा। याद आई जब तुम्हारे रूप रोशन की चमक, मैं सरासर सूरते आई न हैरान रह गया, मैं सरासर सूरते आई न हैरान रह गया, आ गए सर पर क़ज़ा। नातवानी ने दिखाया जोर अपना है रसा, सूरते नक्शे कदम में बस नुमाया रह गया, सूरते नक्शे कदम में बस नुमाया रह गया, आ गए सर पर क़ज़ा। शुक्रिया, एक और। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। लीजिए, अब प्रस्तुत है फूलों का गुच्छा रचना का एक अंश। नहीं का बाकी वक्त नहीं है, जरा न जी में शर्माओ, लब पर जो है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ, लब पर जो है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ, कहाँ गई वह पिछली बातें, कहाँ गया वह था जो प्यार, किधर छिपाया चांद सा मुखड़ा, दिखलाओ तो यार, किधर छिपाया चांद सा मुखड़ा, दिखलाओ तो यार। बेहोशी में घबरा घबरा करके यही कहता हूँ पुकार, मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुश्वार, मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुश्वार, करो आरज़ू दिल की मेरी पूरी, सूरत दिखलाओ लब पर जो है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ। वाह वाह, शुक्रिया। लब पर जो है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ, नहीं का बाकी वक्त नहीं है, जरा ना जी में शर्माओ। शुक्रिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं तो उनका योगदान तो हम सब जानते हैं। जब हम कोई विद्यालय हो कहीं हो और 130 साल बाद भी उनका नाटक अंधेर नगरी खेला जाता है और हम सब आनंद लेते हैं, लेकिन वो सब योगदान तो अपनी जगह है। मैं तो एक अलग बात ये करूँगा कि आज हिंदी कविता में गज़ल का इतना ज़्यादा बोलबाला है। दुष्यंत कुमार जी के बाद करीब करीब 40 साल में हिंदी गज़ल ने इतना बड़ा एक स्थान बना लिया है। लेकिन आप सोचिए 130 साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गज़लें लिखी और हिंदी को परिचित कराया गज़लों से। रसा उपनाम से उन्होंने गज़लें लिखी।
ये ठीक बात है कि उस ज़माने में जो भारतेंदु जी ने गज़लें लिखी हैं वो उर्दू के लबो लहजे में है, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम ये कहा जा सकता है कि हिंदी में भी जो गज़ल की एक बहुत लंबी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, उसमें भारतेंदु जी सबसे ऊपर आते हैं। और इस नाते आप सोचिए कि कहाँ कहाँ किस किस तरह कितनी कितनी विधाओं में उन्होंने लिखा है, और कैसे एक ही तकलीफ़ होती है कि वो इतने जल्दी क्यों चले गए। 35 साल की छोटी सी उम्र में इतना कुछ दे कर के गए, और काश वो लंबी उम्र पाते और हम सब उनका और पता नहीं क्या कितना कितना साहित्य वो रचते जो हम सबके लिए उपयोगी होता। बुआ जी, भारतेंदु जी ने कुछ मुकरियाँ भी तो लिखी है ना, आपको कोई इनमें से याद हो तो हमें भी सुनाइए ना। सुनो। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी राजन नहीं अंग्रेजी। अरे वाह बुआ जी, एक मुकरी मुझे भी याद है, सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ ना। हाँ, सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भाग मोहे खेल ही खेल, क्यों सकी साजन नहीं सकी रेल। अरे वाह, शाबाश रमा, यही खूबी है भारतेंदु की। हाँ, इसके अलावा उनकी रचनाओं के कुछ अंश बहुत लोकप्रिय हुए। इसमें जो मुझे याद है वो मैं सुनाती हूँ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूखे कूल सुफल पर सन हित मनहु सुहाए। भारत की तत्कालीन स्थिति पर उनके उद्गार सुने। रो बहु सब मिली कै, आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यह है अति खुआरी। अरे वाह, क्या बात है। बच्चों, गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं लोक भाषा में लिखी हैं, इसलिए वे आज 150 वर्षों बाद भी जनमानस के मनोमस्तिष्क पर अंकित हैं। ये आपने सही कहा बुआ जी। अच्छा बुआ जी, आप बता रही थी कि उन्होंने कविता और नाटक के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा उनके बारे में भी बताइए ना। हाँ रमा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक गद्य को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इस विधा में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक कृतियों का सृजन किया। इनमें उनके द्वारा रचित कई चरितावलियां भी थीं। भारतेंदु रचित इन चरितावलियों में कालिदास, विक्रम, शंकराचार्य, लॉर्ड लॉरेंस, नेपोलियन तृतीय आदि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने महाराष्ट्र देश का इतिहास, बूंदी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय जैसी गंभीर शोधपरक कृतियों का भी सृजन किया। सच में भारतेंदु जी ने कितना काम किया, कोई इतनी कम उम्र में भला इतना काम कैसे कर सकता है। ये तुमने सही कहा राकेश, सचमुच वो हिंदी के अनन्य साहित्यकार हैं, भगीरथ साहित्यकार। सच में भारतेंदु बाबू का कृतित्व विशाल है, अगाध है। यही नहीं, उन्होंने अनेक यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जिनमें सरयू पार की यात्रा, जबलपुर, हरिद्वार आदि प्रमुख हैं। इन यात्रा वृत्तांतों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वर्ण वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से सहज, सरल एवं रोचक हैं। इसलिए आज भी ये हम पाठकों के मध्य समादृत हैं, पठनीय हैं। जी बुआ जी, मैं उन्हें अवश्य पढ़ने की कोशिश करूंगी। अच्छा बुआ जी, आप बता रही थी कि उन्होंने कुछ लेख भी तो लिखे हैं। हाँ रमा, भारतेंदु बाबू ने अनेक पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखे। ये लेख अधिकांशतः व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। अरे वाह। हाँ रमा, इन व्यंग्य लेखों में स्वर्ग में विचार सभा, कानून ताजीरात शौहर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, स्त्री सेवा पद्धति, मदिरा स्तवराज, चूसा पैगंबर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बुआ जी, इनके व्यंग नामों से ही लग रहा है कि इन्हें पढ़ के आनंद आ जाएगा। बिल्कुल, मौका मिले तो इन्हें पढ़ना जरूर। बच्चों, भारतेंदु बाबू का एक लेख बहुत चर्चित हुआ था।
उसका शीर्षक था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। बुआ जी, मैंने सुना था कि ये उनका भाषण था जो बाद में लेख के रूप में छपा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रमा। उन्होंने सन 1884 में बलिया के ददरी मेले में ये भाषण दिया था, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपा था। उस समय उनका ये भाषण बहुत सराहा गया था। आइए सुनते हैं इसका एक अंश। भारतेंदु बाबू की जय, भारतेंदु बाबू की जय। भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी? कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो काम धंधे के मारे छुट्टी नहीं मिलती बाबा, हम क्या उन्नति के बारे में सोचे? आपके तो पेट भरे हुए, आपको दूर की सूझती है। तो ये सोचना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी यूं ही खाली था, पर उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से अपनी उन्नति की राह में आने वाले सभी कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, मजदूर, गाड़ीवान आदि नहीं होते? किसी भी देश में सभी का पेट भरा हुआ नहीं होता, पर वहां के खेत वाले खेत जोतते वक्त एक ही बात सोचते हैं कि भैया ऐसा कौन सा माल मसाला बनावे कि अगली बार अन्न दूना उपजे। वहां के तो गाड़ीवान भी अखबार पढ़ते हैं। मालिक उतर कर दोस्त से मिलने गया तो गाड़ी वाले ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। लेकिन हमारे यहां पर इतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप हाँकेगा, और गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप में भी देश का प्रबंधन छांटते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, और सिद्धांत ये कि एक भी छिन्न बेकार ना जाए। भारतेंदु बाबू की जय, भारतेंदु बाबू की जय। वाकई भारतेंदु जी ने जो उस समय कहा था वो आज भी सच है। वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, बड़े साहित्यकार, बड़े संपादक और निस्वार्थ भावना वाले समाज सुधारक भी। सही कहा रमा। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी विद्वता अद्वितीय थी। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, व्यंग्य, इतिहास, शिक्षा, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में धारदार लेखन किया है। उनका संपादक अनुवादक रूप विशेषकर महत्वपूर्ण है। इनके अलावा उनके यात्रा वृत्तांत भी बेजोड़ माने जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनके यात्रा वृत्तांतों के संबंध में लिखा है, भारतेंदु की यात्रा सिर्फ शौकीनों की यात्रा न थी, ये उनकी शिक्षा का आवश्यक अंग था। यात्रा में उन्हें काफी कष्ट उठाने पड़ते थे। बुआ जी, मैं सोच रही थी कि जब उन्होंने 35 वर्ष की आयु में इतने सारे काम कर लिए, तो यदि वे सामान्य व्यक्ति की औसत आयु तक जीवित रहते तो हमारे साहित्य जगत को कितना लाभ होता। हाँ रमा, बिल्कुल सही कहती हो। सच पूछो तो मेरे पास उनके व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हैं वे हैं विलक्षण, विलक्षण और विलक्षण। ऐसा व्यक्तित्व न भूतो न भविष्य। मित्रों, हिंदी के भगीरथ साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र निसंदेह भारतीय साहित्य आकाश के ऐसे भास्वर नक्षत्र हैं जो निरंतर अपनी ज्ञान गंगा से हम सबको आलोकित, अभिसिंचित करते रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी उनके साहित्य की प्रासंगिकता, समीचीनता आज भी अक्षुण्ण है। यह अत्यंत शुभ संकेत है कि भारतेंदु सभी वायु वर्ग में आज भी समान रूप से लोकप्रिय हैं एवं बड़े उत्साह से पढ़े गुने जाते हैं। भारतीय समाज उनके इन महत अवदानों के प्रति कृतज्ञ है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व को हम सादर नमन करते हैं। अस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी सुधीजनों से अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।